हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम लोग स्टडी करेंगे व्रत यानी हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी और किडनी की जो फंक्शनल और जो स्ट्रक्चर यूनिट होती है जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, यानी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जानेंगे और एक जानेंगे हम लोग किडनी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हम स्टार्ट करते हैं किडनी के साथ। तो स्टूडेंट्स की पहले वाली वीडियो में हम लोग किडनी यानी वृक्क का हम लोग मॉर्फोलॉजी स्टडी हम लोग कर चुके हैं कि ह्यूमन में एक जोड़ी यानी दो वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं जो उदर गुहा में कशेरुक ग्रंथ के दोनों ओर पृष्ठभाग में पाए जाते हैं। प्रत्येक वृक्क की अगर बात हम करें, साइज हम लोग पढ़ चुके हैं कि 10x6x2.5 यानी इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है। और उनका वजन अगर बात हम करें तो अप्रोक्सीमेटली 120 से 170 ग्राम तक इनका वजन होता है, यानी ईच किडनी इज 120 to 170 ग्राम वेटेड। ओके, तो ये हम लोग पढ़ चुके। अब बात हम करते हैं हिस्टोलॉजी या फिर कैसे एनाटॉमी भी हम कह सकते हैं, एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी भी हम लोग कह सकते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। तो स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए दो डायग्राम बना रखे हैं, एक किडनी की हिस्टोलॉजी का और दूसरा वृक्क नली का। तो मैं बता दूं कि प्रत्येक किडनी यानी एक किडनी के अंदर 10 लाख यानी अप्रोक्सीमेट 10 लाख यानी 10 लाख कुंडलित यानी कोवैल्यूटेड ट्यूब्स पाई जाती है, जिन्हें हम लोग वृक्क नलिका, ये ध्यान दें, वृक्क नलिका या फिर नेफ्रॉन क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। प्रत्येक वृक्क के अंदर छोटी छोटी एक कुंडलित नलिका यानी कुंडलित नलिकाकार कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम लोग वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। इसको आप विशेष ध्यान दें, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। ओके, जिनकी संख्या दोनों किडनीज की बात हम करें तो दोनों मिलाकर लगभग कितनी होगी, 20 लाख, और ईच यानी प्रत्येक किडनी में 10 लाख होती है। और यही किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। ये आप लोग सब जानते हैं कि प्रत्येक जो ऑर्गन होता है उसका कोई ना कोई फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जिसे हम लोग सेल कहते हैं। जैसे हम लोग लंग्स की बात हम करें तो लंग्स के अंदर हम लोग एल्वियोलाई होती है, यानी जी हम लोग कोशिकाएं हम लोग कह सकते हैं। लीवर में हेपेटिक सेल्स होती है। ब्रेन की बात हम करें तो न्यूरॉन्स होती है। तो यहाँ पर नेफ्रॉन्स है। ओके, इनकी संख्या नेफ्रॉन्स। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर लोग किडनी की हिस्टोलॉजी के लिए डायग्राम मैंने बना रखा है। अब जनरली इसमें क्या होता है कि किडनी प्रत्येक वृक्क के ऊपर एक तंतुनुमा यानी फिलामेंटल एक तंतु में संयोजक यानी एक वृक्क तंतु में संयोजक से बना होता है और तंतु में फिलामेंटल कनेक्टिव टिश्यू से कवर एक आवृत होता है, जिसे तंतु में संयोजक से बना हुआ आवृत होता है, जिसे हम लोग वृक्क संपुट यानी ध्यान दें, प्रत्येक वृक्क के ऊपर एक तंतु में ऊतक से निर्मित एक आवरण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्क संपुट या फिर रेनल कैप्सूल। रेनल कैप्सूल ये तो आप लोग जनरली जानते ही हैं, इसे वृक्क संपुट या रेनल कैप्सूल कहते हैं। इसी रेनल कैप्सूल या तंतु में संयोजी ऊतक के नीचे वृक्क के जनरली यानी किडनी के दो भाग होते हैं, दो भागों में बटा होता है। पहला जो बाहरी भाग है यानी इसका जो आउटर भाग है, इसे हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स यानी परिधि भाग होता है, और उसका जो इनर पार्ट होता है यानी इनर जो भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला। ये ध्यान देना आप लोग, मेडुला और कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इसका किडनी का एक्चुअली कौन सा पार्ट होता है, पेरिफेरल यानी बाहरी भाग होता है, आउटर परिधि भाग होता है। और इसका जो इंटरनल पार्ट आप जो देख रहे हैं वो कौन है, मेडुला। तो हम लोग एक एक भाग हम लोग जानेंगे। तो जनरली आपने देखा कि किडनी को दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, पहला कॉर्टेक्स और दूसरा कौन सा है, मेडुला। स्टूडेंट ध्यान दें, कॉर्टेक्स यानी परिधीय भाग और मेडुला यानी मध्यस्थ। अब जो कॉर्टेक्स है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि किडनी में वृक्क नलिका भी आती है, और वृक्क नलिका के जनरली जो भाग होते हैं वो जनरली 3 भागों में बांटा गया है, जिसको अभी हम लोग ब्रीफ में जाके जानेंगे। तो वृक्क नलिका का ये जो परिधि भाग है, ये एक्चुअल में इसी वृक्क का जो परिधि भाग है वो एक्चुअल में दानिलमा होता है। और दानिलमा होने का कारण क्या होता है कि वृक्क के इस भाग में जो वृक्क नलिकाएं होती है उसका ये जो मेलपी भाग है, मेलपी की जो पार्ट है वो पाया जाता है। हालांकि मैं इसके बारे में पहले बता दूं कि वृक्क नलिका के जनरली 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग का अगर बात हम करें, पहले भाग को हम लोग मेलपीजियन बॉडी है, मेलपी की इकाई कहते हैं। दूसरा भाग कुंडलित नलिका,
कुंडलित नलिका के अनेक भाग होते हैं। पहला भाग है पीसीटी यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका, और बीच में यू आकृति का होता है हेनले का लोब, यानी हेनले का जिससे दो भुजाएं होती है, अवरोही और आरोही, और ये दूरस्थ भाग है। दूरस्थ भाग जाके संलग्न होती है। ये सारे भाग मिलकर वृक्क नलिका बनाते हैं। तो वृक्क नलिका के एक मेलपीगी काय यानी ये वाला भाग और संग्रह नलिका यानी ये और जो संग्रह नलिका वाला भाग है और थोड़ा बहुत हेनले का लूप जो है, ये एक्चुअल में वृक्क के कॉर्टेक्स भाग में पाए जाते हैं। और वृक्क के कॉर्टेक्स भाग में ये मेलपिगियन बॉडी पाई जाती है। और एक वृक्क में लगभग 10 लाख, कितनी 10 लाख वृक्क नलिका पाई जाती है। तो 10 लाख वृक्क नलिकाएं होगी तो 10 लाख ही मेलपिगी कैप्सूल या मेलपिगी बॉडी होंगे। तो इनकी वजह से ये बात थोड़ा सा ग्रेनुलर यानी दानेदार दिखाई देता है। ओके, ये वलकुटी जो भाग आप देख रहे हैं, ये वलकुटी भाग कुछ स्थानों पर यानी वलकुटी भाग कुछ स्थानों में मध्यांश भाग में दशा होता है। यानी अगर हम इसको देखें कि वलकुटी का जो पिरामिड है, सॉरी ये जो कॉर्टेक्स भाग है वो मध्यांश में, क्योंकि ये इसका एक्चुअल कौन सा भाग है स्टूडेंट, कॉर्टेक्स, और ये कौन सा भाग है, मेडुला। ओके, इसके अलावा इसके अंदर अभी और ये हम जानते हैं कि वृक्क यानी किडनी का ये जो गड्ढा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। और इसी हाइलम से मैंने बता दिया था कि इसी हाइलम से एक वृक्क धमनी यानी वृक्क धमनी प्रवेश करती है और वृक्क शिरा बाहर निकलती है। ये हमने लास्ट में पढ़ लिया था, एक वृक्क धमनी प्रवेश करती है और वृक्क धमनी किडनी में प्रवेश करने के बाद में अनेक वृक्क धमनिकाओं बढ़ जाती है, जिन्हें अभिवाहित धमनिकाएं कहते हैं। ये कंप्लीट, और वो अभिवाहित धमनिकाएं फिर अपवाहित धमनिका बनाती है और अपवाहित धमनिकाएं फिर वृक्क केशिकाएं और वृक्क केशिकाएं मिलकर वृक्क शिरा के रूप में बाहर निकलती है। तो यह हाइलम से एक वृक्क धमनी प्रवेश करती है, वृक्क शिरा बाहर निकलती है और यहां से एक मूत्र वाहिनी, ये क्या निकली हुई है, मूत्र वाहिनी, जिसे आप लोग यूरेटर क्या कहते हैं, यूरेटर मूत्र वाहिनी निकलती है। और मूत्र वाहिनी का जो चौड़ा भाग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विस। ये भी हम देख लेंगे। तो किडनी का जो परिधीय भाग है वो कुछ स्थानों पर मेडुला भाग में दशा होता है। आप देख सकते हैं, आप जो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में वृक्क का मेडुला में दशाओं भाग है, जिससे हम लोग इस भाग को हम लोग वर्टिनिके, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, वर्टिनिके वृक्क स्तंभ कहते हैं, डिस्कवर्ड बाय वर्टिने साइंटिस्ट। इसे यानी यू कह सकते कॉलम ऑफ रेनल, यानी कह सकते हैं वर्टिनी कॉलम ऑफ रेनल, यानी वर्टिनी के वृक्क स्तंभ कहलाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप ये समझ पा रहे होंगे। साथ ही वृक्क के परिधीय भागों में यानी वृक्क का जो परिधीय भाग है कॉर्टेक्स है, इसमें मेडुला के कुछ उभार दस्ते होते हैं और इन उभारों को हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिड। पिरामिड, ध्यान से सुने आप लोग, पिरामिड कहते हैं। और ये पिरामिड जनरली कहां पर पाए जाते हैं, मेडुला भाग में, मध्यांश। ये जो आप देख पा रहे हैं, मैं यहां पर इनको बना भी रहा हूं, ये जो उभार आप देख रहे हैं, यानी ये उभार एक्चुअली में क्या कहते हैं, पिरामिड। और पिरामिडों की संख्या एक्चुअल में पिरामिड होते कहां पर है, मेडुला भाग के अंदर होते हैं। और कॉर्टेक्स परिधि भाग है और मेडुला का कौन सा भाग है, इनर भाग है। और ये जो मेडुला जो भाग है इसमें अनेक छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। इन्हीं उभारों को हम लोग पिरामिड कहते हैं। इन पिरामिडों की संख्या अप्रोक्सीमेटली 12 to 18 तक हो सकती है। और पिरामिड एक्चुअल में होते कहां पर है, मध्यांश भाग में होते हैं। और ये थोड़ा सा वृक्क के परिधि भाग में दसे होते हैं और यहीं पर वृक्क का कुछ परिधि भाग इन पिरामिडों के बीच में, इन पिरामिडों के बीच में दशा होता है, जिन्हें वर्टिनी के वृक्क स्तंभ कहते हैं। अब बात आती है कि वृक्क के जो कॉर्टेक्स भाग है इसमें नेफ्रॉन का, अभी मैंने बताया था कि एक वृक्क में 10 लाख, लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और एक नेफ्रॉन के अगर जनरली हम बात करते हैं 3 भाग होते हैं, लेकिन हम उसके कई भागों को डिवाइड कर सकते हैं। तो वृक्क नलिका का जो नेफ्रॉन का जो एक तो मेलपिगी काय और एक यू कैसे मेलपिगी काय और संग्रह नलिका और थोड़ा सा हेनले का लूप, ये तो कहां होते हैं, कॉर्टेक्स में। और बाकी समीपस्थ कुंडली नलिका, दूरस्थ कुंडली नलिका है और संग्रह नलिका का कुछ भाग ये कहां पर होते हैं, मेडुला में। तो ये वृक्क नलिका पूरे वृक्क में एक्चुअली क्या होती है, फैली होती है, यानी यू कह सकते हैं पूरे भाग में डिस्ट्रीब्यूट होती है, यानी एक जगह पाई जाती है। इसका कुछ भाग कहां पर और कुछ भाग कहां पर पाया जाता है। तो ये जनरली वृक्क का मैंने आपको एनाटॉमी बता दी। और वृक्क के एनाटॉमी के 2 भाग, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला में कुछ उभार जिन्हें पिरामिड कहते हैं। ये जो पिरामिड होते हैं, अब बात हम करते हैं, ये जो पिरामिड है ये वृक्क के एक यू कह सकते हैं पिरामिड एक विशेष प्रकार के गुहा में होते हैं। उस गुहा को हम कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिक्स, ध्यान दें। और ये जो कैलिक्स गुहा पिरामिडों की वजह से 2 भागों में बटी होती है, यानी कैलिक्स 2 भागों में बटे हो सकते हैं। एक मेजर जो आप देख पा रहे हैं, जो मेजर मैंने यहाँ पर पहले लिखा है, ये मेजर कैलिक्स है,
ये छोटा सा भाग आप देख रहे हैं, और ये छोटे छोटे भाग यहाँ पर है, ये कौन है, माइनर है। तो यानी कैलिक्स दो भागों में बटा होता है, मेजर और माइनर, मेजर और माइनर कैलिक्स। और कैलिक्स आगे एक गुहा में खुलते हैं जिसे हम बोलते हैं पेल्विस। क्या बोलते हैं, पेल्विस। और पेल्विस जो गुहा है, यानी पेल्विस जो है वो आगे जाके एक्चुअली पेल्विस किसमें खुलती है, पेल्विस ही एक्चुअल में जाके यूरेटर में खुलती है। आप देख पा रहे हैं पेल्विस आगे जाके किसमें खुल रही है, यूरेटर में। आप देख पा रहे हैं ये यूरेटर है जिसे आप मूत्रवाहिनी कहते हैं। एक बार जनरल में बता दूं कि वृक्क में कॉर्टेक्स और मेडुला है। मेडुला में कुछ उभार होते हैं जिन्हें अपनी भाषा में कुछ कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम लोग पिरामिड कहते हैं। पिरामिड का नंबर 12 to 18 तक हो सकता है। पिरामिड की वजह से यू कह सकते हैं जो कैरियर पिरामिड जो होते हैं वो कैलिक्स में खुलते हैं। ओके, सही पिरामिड। और कैलिक्स जो है जनरली किसमें होती है, पेल्विस में खुलती है। और पेल्विस एक चौड़ा भाग है जो आगे जाकर मूत्रवाहिनी में खुलता है, या फिर यू कह सकते हैं कि यूरेटर का जो इनिशियल जो पार्ट है, यानी यू कह सकते हैं इनिशियल जो प्रारंभिक जो भाग है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पेल्विस। और मूत्रवाहिनी आगे जाकर हम जाते मूत्राशय में खुलती है। तो ये जनरली हमने किडनी की एनाटॉमी में जानी। तो किडनी के बारे में मैंने बता दी जनरली। और एक किडनी के हाइलम भाग से एक वृक्क धमनी, सब ध्यान दें, एक वृक्क धमनी तंत्रिकाएं प्रवेश करती है और एक वृक्क शिरा, लसिका वाहिनी और मूत्र वाहिनी से बाहर आती है। तो ये एक किडनी के जनरली हम लोग यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। और एक वृक्क में 10 लाख अप्रोक्सीमेट 10 लाख ट्यूबल्स पाई जाती है जिन्हें वृक्क नलिका या नेफ्रॉन्स कहते हैं। इन्हीं नलिकाओं में की वजह से जो किडनी है एक फिल्ट्रेट का काम करती है, सीवेन छलनियां काम करती है, जिसमें जो वृक्क धमनी जो ब्लड लेकर आती है उस ब्लड में अपशिष्ट जो पदार्थ, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को फिल्ट्रेट किया जाता है। और फिल्ट्रेट करने के बाद जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ ब्लड से अलग हो जाते हैं उन्हें हम लोग यूरिन कहते हैं। और वो यूरिन धीरे धीरे करके यूरेटर द्वारा यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में इकट्ठा होता है, मूत्राशय के द्वारा हम इस बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। ओके, तो ये तो हमारा जनरली हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी ये हम लोग पढ़ चुके। अभी डायग्राम की भी आवश्यकता नहीं, तो जनरली इसके मैंने पूरे टाइप्स आपको बता दिए और आप समझ भी चुके होंगे। अब स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो भी हम लोग जान लें, किडनी। और एक बात छोटा सा बता दूं कि किडनी हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग, इसी किडनी के ऊपर जो इसका जो एपिकल पार्ट होता है वहां पर दोनों किडनी से, दोनों किडनी पर या दोनों गुर्दों पर हमारी त्रिकोणीय और एक चपटी जिसे एड्रिनल ग्लैंड यानी एक एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम सुना होगा, करो या मरो, या यूं कह सकते हैं कि जीवन की जो शक्तिशाली या जीवन में या हमारी बॉडी को जो संकटकालीन जो कंडीशंस आती है यानी जो क्रिटिकल कंडीशंस होती है, उन क्रिटिकल कंडीशंस में लड़ने के जो तैयार करती है एंडोक्राइन ग्लैंड जिसका नाम एड्रिनल सुना होगा, अधिवृक्क। तो एड्रिनल ग्लैंड भी हमारे किडनी के ऊपरी भाग पर पाई जाती है। ओके, ये भी छोटा क्वेश्चन आ सकता है। अब हम स्टूडेंट यहां पर हम लोग जानेंगे प्रत्येक नेफ्रॉन। हम जानते हैं कि नेफ्रॉन को हम लोग वृक्क नलिका भी कह सकते हैं। और ये वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है जिनकी संख्या लगभग 10 लाख है। अब एक वृक्क नलिका जो है उसकी भाग हम बात करें नेफ्रॉन। वृक्क नलिका के जनरली से 3 भागों में बांटा गया। एक सबसे पहला भाग हम बात करते हैं मेल पीजियन, मेल पीजियन बॉडी। दूसरा कुंडलित नलिका, कोवोल्यूटेड ट्यूबल्स। थर्ड है कलेक्टिव ट्यूबल ट्यूब। ओके, अब इसके पार्ट्स हम देखते हैं। मेल पी की बॉडी के मेल पी की काय, मेल पी की काय इसका पहला और परावी भाग है। इसको 2 भागों में बांटा गया। पहला बोमन संपुट, मैं यहां हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में आप समझ जाएंगे, बोमन संपुट। दूसरा भाग है ग्लोमेरुलस, रक्त केशिकाओं का गुच्छा होता है ग्लोमेरुलस। इसका हिंदी इंग्लिश एक ही बात है। कोवोल्यूटेड जो ट्यूबल्स है यानी वृक्क नलिका का जो कुंडलित भाग है उसके कई भाग होते हैं, उसको हम लोग अप्रोक्सी 2 भागों 3 भागों बांटते हैं। पहला जो भाग है पीसीटी यानी समीपस्थ कुंडलित भाग, प्रोमैक्सिमल कोवोल्यूटेड ट्यूब यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका। दूसरे भाग का नाम
हेनले का लूप, ये इसकी समीपस्थ कुंडली नलिका ये आप देख रहे हैं। फिर ये समीपस्थ कुंडली नलिका आगे जाकर यू शेप के अंदर डिवाइड होती है, इस खुलती है, जिसे बोलते हैं हेनले का लूप। हेनले लूप, हेनले यानी लूप ऑफ हेनले, हेनले लूप। हेनले लूप के अंदर दो भुजाएं, दो आर्म होती है, लिंब होती है, जिसमें आप देख रहे हैं एक जो जा रही है जिसे बोलते हैं अवरोही डिसेंडिंग, और एक है आरोही। आप देख रहे हैं ये नीचे जो भुजा आ रही है ये डिसेंडिंग लिंब है, और ये दूसरी कौन सी है, अवरोही, सॉरी आरोही, जिसे असेंडिंग लिंब बोलते हैं। ये मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए होंगे। थर्ड इसका जो भाग है वो है डीसीटी, यानी दूरस्थ, दूरस्थ कुंडली नलिका। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोवलेटेड यानी कन्वोलेटेड, ये जो संघ है, जो कुंडलित नलिका, इसके तीन भाग है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब, समीपस्थ कुंडलित नलिका है, हेनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। और इसका जो सबसे लास्ट का जो भाग है संग्रह नलिका, जो आप ये देख पा रहे होंगे संग्रह नलिका। वैसे संग्रह नलिका जो होती है जनरली एक वृक्क नलिका का भाग नहीं, क्योंकि एक संग्रह नलिका में अनेक वृक्क नलिकाएं का जो दूरस्थ भाग है, डीसीटी जो भाग आप देख पा रहे हैं, देखो ये डीसीटी जो है, एक संग्रह नलिका में अनेक वृक्क नलिकाओं के डीसीटी यानी दूरस्थ कुंडलित जो भाग है, डिस्टल कोवलेटेड ट्यूबस है, वो आपकी खुलती है। तो संग्रह नलिका में अनेक वृक्क नलिकाओं का दूरस्थ भाग आके खुलता है, और संग्रह नलिका फिर आगे जाकर एक बेलिनी यानी बेलिनी ट्यूब में खुलती है, यानी ट्यूब वो बेलिनी में खुलती है, और बेलिनी आगे जाकर कैल्विस, और कैल्विस में खुलती है पेल्विस, और पेल्विस में खुलती है मूत्र वाहिनी। तो अभी हम लोग जनरली देख लेंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पर इसके भाग लिख दिए। जनरली एक वृक्क नलिका को तीन भागों में बांटा गया है। अगर आप चाहें तो इसको अनेक भागों में बांट सकते हैं, जैसे मेलपीन का ये, और ये जो इसका छोटा सा भाग आप जो देख रहे हैं इसको नेक यानी गिरवा भी कह सकते हैं, लेकिन अलग से निकले की आवश्यकता नहीं। बोमन संपुट यानी ये मेलपी की बॉडी है, मेलपी की बॉडी के अंदर जो प्याला नुमा जो भाग है आप जो देख रहे हैं, प्याले नुमा सच में ये बोमन संपुट है। बोमन संपुट के पैंदे में जो एक रक्त केशिकाओं का जो गुच्छा आप देख पा रहे हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं, यानी गुच्छा या जो कैसा समूह देख रहे हैं इसे ग्लोमेरुलस। तो ये बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस ये दोनों मिलकर तो मेलपी की बॉडी बनाते हैं, और मेलपी की बॉडी के नीचे का जो भाग है उसे हम लोग कुंडलित नलिका कहते हैं, कुंडलित नलिका। और कुंडलित नलिका को आप चाहें तो गिरवा कह सकते हैं, क्योंकि बोमन संपुट गिरवा के माध्यम से एक नलिका में खुलता है, जिससे संग्रह कुंडलित नलिका। कुंडलित नलिका का प्राइम भाग क्या करते हैं, समीपस्थ कुंडली नलिका। ये समीपस्थ कुंडली नलिका, समीपस्थ कुंडली नलिका आगे जाकर एक लूप में खुलती है, जिसे हेनले का लूप, और डिस्कवर्ड बाय हेनले। और ये जो हेनले का जो लूप है, ये सब मरुस्थलीय जो प्राणी होते हैं, स्पेशली अगर बात हम करें ऊंट की बात हम करें, तो जो जीरोफाइटिक जो एनिमल्स होते हैं, मरुस्थल में रहते हैं, वो जल का लंबे समय तक संग्रह कर सकते हैं। तो उनमें हेनले का जो लूप होता है थोड़ा बड़ा होता है, और उनमें पिरामिड भी ज्यादा पाए जाते हैं। चलो, तो ये हेनले का लूप, और हेनले का लूप आगे जाकर दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब हम लोग एक एक संरचना का हम वन बाय वन स्ट्रक्चर करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले यहाँ पर स्टडी करेंगे वृक्क नलिका का जो सबसे पहला भाग है, मेलपिगियन बॉडी। मेल पिगी काय। सब प्रत्येक वृक्क नलिका में एक संरचना होती है जिसे मेलपी की बॉडी कहते हैं। मेलपी की बॉडी को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला बोमन संपुट, बोमन संपुट यानी बोमन कैप्सूल, और दूसरा है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ओके, ग्लोमेरुलस, इसे आप समझे। अब सर बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस क्या है ये मैं बता दूं। तो यहां पर हमने डायग्राम पहले ऑलरेडी बना रखा है कि मेलपी की नलिका एक बहुत ही छोटी ट्यूबल संरचना है। इसका जो पहला भाग होता है वो एक प्याले नुमा संरचना है। बोमन संपुट इट इज डिस्कवर्ड बाय बोमन, सो हम इसको बोमन कैप्सूल कह सकते हैं। बोमन संपुट एक चौड़ा प्याले नुमा, या यूं कह सकते हैं कि जो सांप का जो यूं कह सकते हैं फन होता है, उस संरचना में पाया जाता है, इसे बोमन संपुट कहते हैं। और बोमन संपुट का जो आधारी भाग है, प्याले नुमा जो भाग है, इस प्याले में मैं अलग से भी डायग्राम बना के आपको बता दूं, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो आधारी भाग है, इस आधारी भाग में द्विस्तरीय है, दो स्तर द्विस्तरीय समझ पाई जाती है, पतला होता है, और दोनों स्तर एक एपिथेलियम से यानी एक्टियल एपिथेलियम से बने होते हैं। ध्यान दें, बोमन संपुट का जो आधारी पेंदे का जो भाग है वो दोहरा होता है, और दोनों एपिथेलियम से बने होते हैं, सिंगल एपिथेलियम से। इसका जो बाहरी जो यू कह सकते हैं कि बाहरी एपिथेलियम जो है वो एक्चुअली सेल क्यूबुला से बना होता है, और आंतरिक जो स्तर है, ये वाला जो अंदर की दशा हुआ, नीचे की दशा हुआ पेंदे का, इसमें विशेष प्रकार की, इसको ध्यान दें, विशेष प्रकार की
कोशिकाएं या विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को हम पदाणु या पोडोसाइट्स, पदाणु या पोडोसाइट्स, ध्यान दें, पदाणु या पोडोसाइट्स, ध्यान दें, पदाणु या पोडोसाइट सेल्स कहते हैं। ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं में कुछ विशेष प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। पर्वत जिन्हें आप लोग बोलते हैं विलीज में बोल सकते हैं, या माइक्रोविलीज पाए जाते हैं, विलीज या पर्वत, फूटे कह सकते हैं स्टूडेंट, कुछ उभार। एक वापस समझिए, इसका जो आंतरिक जो स्तर है इस भित्ति में, ये पदाणु कोशिकाओं से आवेदित होता है, और पदाणु कोशिकाएं जो होती है उनमें पर्वत पाए जाते हैं। और इसी बहुमन संपुट के अंदर, इसी बहुमन संपुट में रुधिर केशिकाएं, या यूं कह सकते हैं कि जो अभी मैंने आपको बता दिया कि किडनी में एक वृक्क धमनी का प्रवेश करती है, और वो वृक्क धमनी जो है, रेनल जो आर्टरी है, वो अंदर जाके अनेक वृक्क धमनिकाओं में, आर्टरीज में डिवाइड होती है। उन्हीं आर्टरीज को बोलते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, जिन्हें बोलते हैं एफरेंट आर्टरी, अभिवाही धमनिका, अभिवाही, मैं यहाँ पर टाइम भी ले रहा हूँ, अभिवाही, एफरेंट, अभिवाही जो धमनिका है, अभिवाही धमनिका जो इसमें आगे खुलती है, और अभिवाही धमनिका जो होती है उसका व्यास थोड़ा ज्यादा होता है। अभिवाही धमनिका वृक्क के, या फिर कह सकते हैं कि बहुमन संपुट के गुहा में जाकर, इस प्यारुमा में जाकर 50 या 20 से 50, यानी कह सकते हैं 20 to 50 केशिका डिवाइड हो जाती है। यानी ये कौन है? अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका बहुमन संपुट के आधारी भाग में जाकर कई भागों में डिवाइड हो जाती है। यानी इसको इस प्रकार आप समझ सकते हैं, ये वृक्क धमनिका है, तो ये इस प्रकार से अनेक भागों में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। आप समझ रहे होंगे, अनेक भागों में डिवाइड हो जाएगी, तो आप समझ रहे होंगे इसको, यानी लगभग 20 to 50 रक्त केशिकाओं में विभाजित हो जाएगी, और ये रक्त केशिकाएं यहाँ पर इसके पेंद में क्या बनेगी? एक जाल। इसी जाल को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये ध्यान दें, अभी बहुमन संपुट के अलावा कौन सा भाग है? ग्लोमेरुलस। तो ये प्याला जो भाग आप देख रहे हैं, ये तो बहुमन संपुट है। इसके पेंडे में जो रुधिर केशिकाओं का जो जाल है, और वो रुधिर केशिका जाल किसने बनाया? अभिवाही धमनिका। आप देख सकते हैं अभिवाही धमनिका किसका भाग है? ये कौन स्टूडेंट? रेनल, यानी रेनल धमनी है, यानी वृक्क धमनी। और एक वृक्क में कितने धमनी प्रवेश करती है? एक करती है, और वो आगे जाकर कई अब धमनिकाओं बढ़ जाती है। उन्हीं धमनिकाओं में एक एफ्रेंट अभिवाही, जो वृक्क नलिका की तरफ ब्लड लेकर आ रही है, रक्त लेकर आ रही है। अब ध्यान दें, ये आ रही है और ये दूर जा रही है, तो जो दूर जा रही है उसे हम क्या बोले? अपवाही। ये आप लिख लें, अपवाही, अपवाही धमनिका, एफ्रेंट और इफ्रेंट। ओके, तो अभिवाही धमनिका रक्त को एक्चुअली वृक्क नलिका में लेकर आती है, ये तो कंफर्म आपको। और अंदर आने के बाद में ये कई शाखाओं बढ़ जाती है, जिन्हें रक्त केशिकाएं कहते हैं। रक्त केशिका 20 to 50 हो सकती है, जिनमें जाल, इसी जाल को ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस रक्त केशिकाओं का जाल, जिसे इंग्लिश में ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये दोनों मिलकर क्या कहते हैं? मेल की बॉडी। अब आप आगे बढ़े, तो वृक्क धमनिका में अभिवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका जब आती है तो ये यहाँ जाल बनाती है, और ये रक्त केशिकाएं की जो भित्ति होती है, रक्त केशिकाओं में भी एकल भित्ति होती है, इस पर होता है, जिसे बोलते हैं एपिथेलियम। ये ध्यान दें, एपिथेलियम। एक तो बहुमन संपुट की भित्ति में भी कौन है? एपिथेलियम है। तो यहाँ पर कौन से कोई पदाणु? तो पदाणु कोशिकाओं के पर्वत, पदाणु कोशिकाओं के जो पर्वत हैं, अंकुर पर्वत जो है, जिसे हम लोग विली बोलते हैं, फूटे, ये रक्त केशिकाओं में धसकर, रक्त केशिकाओं में धसकर एक झिल्ली बनाते हैं। इस झिल्ली को हम लोग फिल्ट्रेट, क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट, या फिर ग्लोमेरुलस झिल्ली, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन बनाते हैं। यानी रक्त केशिकाएं और पदाणु कोशिकाओं आपस में मिलकर, यानी कि क्या बोलते, स्तर मिलकर एक झिल्ली बनाते हैं। इस झिल्ली में अप्रोक्सिमली 0.1 माइक्रोन के बहुत छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। और ये छिद्र यहाँ पर रक्त के छानने के लिए, जब अभिवाही धमनिका रक्त को लेकर यहाँ पर आएगी, तो ये जो ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन है, और ये ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन किसने बनाया? यानी पदाणु कोशिकाओं के पर्वत, यानी पदाणु कोशिका जान लो आप, तो पदाणु कोशिकाएं, ओके सर। और पदाणु कोशिका बहुमन संपुट का आंतरिक स्तर है सर, आंतरिक स्तर है। और बाह्य स्तर जो है, बाह्य स्तर वो उपकला है जो सल्की है। ये दोनों स्तर और रक्त केशिकाओं की झिल्ली में एपिथेलियम स्तर, उपकला, दोनों उपकलाएं मिलकर एक झिल्ली बनाते हैं। उस झिल्ली को हम लोग यहाँ पर ग्लोमेरुलस या फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन यहाँ पर रक्त के छन्ने के लिए एक सीव या झिल्ली का कार्य करते हैं। इसको कंफर्म आप कर लेंगे, ओके। और इसमें लगभग इतने आकृति के छिद्र होते हैं, और इनको अगर जनरली बात हो, इसके अलावा रक्त केशिकाओं में भी 1000 से लगभग 50 एंगस्ट्रोम के छिद्र पाए जाते हैं। और इस रक्त केशिकाओं की, यानी इस रक्त के जो रक्त केशिका हम जानते हैं
कि रक्त केशिकाएं हमारे शरीर की एक ब्लड डक्ट है, और ब्लड डक्ट 3 प्रकार के, धमनी, शिरा और रक्त केशिकाएं। तो जनरली हम जान सकते हैं कि धमनी और शिराओं के बीच में जो कनेक्टिव होता है, जो कनेक्ट होता है, वो रक्त केशिका होती है। और रक्त केशिका हमारे शरीर के आंतरिक अंगों या ऊतकों तक पहुंच पाती है, और इनकी जो भित्ति होती है बहुत ही महीन होती है। इसमें केवल एक ही स्तर होता है, उपकला, और धमनी शिरा में 3 होता है, तो हम लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर जो रक्त केशिकाएं रक्त नलिका में पाई जाती है, इनकी पारगम्यता अप्रोक्सी 500 to 1000 यू कैसे टाइम की होती है, ज्यादा होती है। यानी इनकी पारगम्यता या इनकी जो मेम्ब्रेनिसिटी होती है या पेरिमिडिटी होती है, वो अन्य रक्त केशिकाओं की तुलना में 500 यानी 500 to 1000 टाइम क्या होती है, ज्यादा होती है। कंफर्म कर लें। तो ये मैंने आपको अलग से बता दी ताकि आप समझ सके। तो बोमन सपोर्ट मैंने आपको अभी, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, अभी हम लोग इसके बाद ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा कंफर्म करूं क्योंकि टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे आगे फॉर्मेशन, यानी कर सकते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ किडनी पढ़ेंगे या फिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रो पढ़ेंगे, तो हम लोग यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो ये काम आएगा। तो अभी आप समझ लें कि रक्त नलिका के चौड़े भाग में, आधारी भाग में रक्त केशिकाओं को जाल होता है, और रक्त केशिकाओं के जाल अभिवाहित धमनी का प्रवेश करती है। अभिवाहित धमनी का बोमन संपुट के आधार या गोमन प्रवेश करके 15 से 50 रक्त केशिकाओं में बढ़ जाती है, जाल बनाती है, और ये वापस संयुक्त होकर, ये रक्त केशिका फिर संयुक्त होकर एक वापस से अपवाहित धमनी का बनाती है। यानी ये पहले अंदर आकर विभाजित होगी, विभाजित होकर जाल बनाएगी। ये जाल की रक्त केशिका वापस से जुड़कर या कनेक्ट होकर एक फिर एक वायु बना जो अपवाहित धमनी का। ये अपवाहित धमनी का ये ब्लड लेकर आएगी, ब्लड को लेकर जाएगी। यानी अभिवाहित का अर्थ जो किसी अंग की तरफ आए और एक अंग से दूर जाए, यानी एफरेंट और इफरेंट, ये ध्यान दें, अपवाहित। ओके, अपवाहित धमनी का रक्त नलिका के बोमन समूह से बाहर निकलकर समीपस्थ खूनी नलिका, ये गिरवा है या समीपस्थ खूनी नलिका, आप देख पा रहे हैं, ये घूम कर ये समीप खूनी नलिका, हैंडलिका लूप और दूरस्थ और संग्रह, इन सभी के चारों तरफ घूम घाम के एक जाल बनाती है। हालांकि बहुत एक डेंस जाल होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक बहुत ही शॉर्ट समझा है। ये जो रक्त नलिका की अपवाहित धमनी का बाहर आकर इन्हीं कुंडलित भाग के चारों तरफ एक लूप, एक जाल बनाकर बाहर जाकर, क्योंकि उसी किडनी के अंदर ही एक्चुअली क्या बना लेती है, रक्त शिरा बना लेती है। ये आप लोग ध्यान दें, वृक्क सिरिकाएं, और वृक्क सिरिका मिलकर क्या बना लेंगे, वृक्क शिरा। और ये वृक्क शिरा कहां से बाहर निकल जाएगी, वृक्क से। तो आप समझ लोगे कि किडनी में एक वृक्क धमनी प्रवेश करती है, रेनल आर्टरी प्रवेश करती है, और वो अंदर जाकर कई धमनिकाओं बढ़ जाएगी, और वो धमनिकाएं बढ़ने के बाद में अभिवाहित और अपवाहित कहलाएगी। अपवाहित धमनिकाएं आगे जाकर क्या बना लेगी, वृक्क सिरिका बना लेगी, और वृक्क सिरिका मिलकर क्या बना लेगी, वृक्क शिरा। और ये वृक्क शिरा किडनी से बाहर निकल जाएगी। ओके, क्या लेकर, ब्लड को लेकर बाहर निकलेगी, और ये जाकर हमारी पश्चिम महाशिरा, किसमें, पश्चिम महाशिरा जिसे बोल सकते हैं पोस्टीरियर जो वेना है उसमें जाकर उलझ जाती है। तो ये बहुत ही सिंपली हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा टिपिकल नहीं। अभी क्या आप इसके पार्ट पढ़े, तो मेल पी के दो भाग होते हैं, बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस। बोमन संपुट पहला भाग है, इसका आधारी भाग जो होता है दोहरी झिल्ली से, दोहरी स्तर दोहरा स्तर होता है, बाहरी स्तर सर्क्यूक्लासन होता है, आंतरिक स्तर जो उपकलासन होता है, इसकी उपकला कोशिका स्तर में जो कुछ विशेष प्रकार कोशिका जिन्हें पदाणु कोशिका, ये विशेष ध्यान दें, पदाणु या पोडोसाइट, पदाणु या पोडोसाइट सेल्स कहते हैं। ये पदाणु कोशिकाएं जो होती है, इनमें कुछ पर्वत होते हैं सूक्ष्मांक को, ये पदाणु कोशिकाओं के पर्वत रक्त केशिकाएं। अब आप बोले सर रक्त केशिका कहां से, एकदम बार बार कह रहा हूं कि अभिवाहित धमनी का ही आगे जाकर रक्त केशिकाओं का जाल बनाती है। तो रक्त केशिकाओं के की भित्ति में केवल एक होता है जिसे बोलते हैं एंडोथेलियम, उपकला, ये ध्यान दें, उपकला। ओके, और यानी उपकला। तो पदाणु कोशिकाएं और रक्त केशिकाओं के उपकला स्तर आपस में मिलकर एक झिल्ली बनाते हैं, और ये झिल्ली यहाँ पर रक्त के लिए सीव या फिल्ट्रेट यानी छन्ने का कार्य करेंगे, जिनमें बहुत ही छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। और यही है, जब अपवाहित धमनी का ब्लड लेकर आएगी तो उसी मेम्ब्रेन से रक्त प्रेशर के साथ यहाँ पर क्या होगा, कुछ समय में ठहरेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं चित्र में कि अभिवाहित धमनिका का व्यास, आप देख रहे हैं अभिवाहित धमनिका का व्यास अपवाहित धमनिका से क्या होता है, ज्यादा होता है, आप देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो ब्लड है ये कुछ समय के लिए ठहरेगा। और ये देखा होगा जनरली जब हम लोग कोई चाय या कोई भी लिक्विड या कोई सोल्यूशन को जब पीछे सीव से छानते हैं, तो सीव का अंदर जो छोटे आधारी भाग में छोटे छिद्र होते हैं, तो देखा होगा कि आपकी चांदी भर जाती है। कारण होता है क्योंकि सीव बहुत छोटे, तो हमने उसमें बड़ी मात्रा ज्यादा मात्रा के अंदर उसमें लिक्विड डाल दिए। तो आप देखो जब हम चाय को छानते हैं तो हमारी छन्नी भर जाती है, समझ रहे होंगे कार्य क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर नीचे निकलने का जो मार्ग है बहुत छोटा है, इसीलिए वो द्रव जो है उस छन्नी के छिद्रों पर एक द्रव डालते हैं, जिसे बोल सकते हैं हम लोग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ध्यान दें, हाइड्रो यानी जिसे अभी पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इन द्रव के द्वारा
लगाया गया प्रेशर। तो वही बात है कि रक्त यहां पर जब आएगा तो ग्लोमेरुलस पर रक्त के द्वारा एक दाब लगता है जिसे हम बोल सकते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसका मान जो होता है 70 mmHg। ये स्टूडेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, तो GHP हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। और ये किसकी वजह से हो रहा है? अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से अलग अधिक होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है छोटा कि अभिवाही धमनिका का व्यास अगर अधिक नहीं हो तो क्या होगा, बोलेंगे अगर अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही से कम होगा तो यहां पर बोमन समुद्र के ग्लोमेरुलस पर रक्त द्वारा GHP नहीं लग पाए और GHP नहीं प्रोड्यूस होगा तो यहां पर फिल्ट्रेशन क्रिया यानी जो ब्लड के छड़ने की जो क्रिया होगी, मूत्र निर्माण का पहला चरण, वो प्रोसेस नहीं होगा। तो ये GHP क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है, ये क्या होता है, अगर बात हम कर सकते हैं कि मोर कंपेयर टू एफरेंट आर्टियल। ओके सर, तो ये जनरल बात होगी। अब हमारा आगे का हम लोग ये अलग डायग्राम बनाकर मैंने आपको समझा दी और आप इसको आराम से लिख लेंगे। तो मेलपीकी काय के दो भाग होते हैं और ये अब आगे की बात हम करते हैं। मेलपीकी काय के बाद में आगे का जो भाग है उसे बोल सकते हैं कुंडलित नलिका, कोवैल्यूटेड ट्यूबल्स। ओके, यानी कुंडलित नलिका। अब कुंडलित नलिका बोमन समुद्र के नीचे जो कुंडलित नलिका उसको हम लोग नेक भी कह सकते हैं। फिर नेक आगे जाके नलिका खुलती है जिससे बोलते हैं समीपस्थ। तो यहाँ पर मैं एक ही बात है नेक हटा रहा हूं, अब समझ, और नेक भी आप समझ सकते हैं, नेक की जो है बोमन समुद्र नीचे पाई जाती है। इसका आंतरिक जो स्तर होता है वो भी एक्चुअली क्या होता है, उपकला उपतक, यानी उपकला उपतक से आश्रित होता है। ओके, और यहां से फिल्टर्ड पदार्थ यानी फिल्टर पदार्थ जिसे बोलते हैं क्षणित पदार्थ जो है वो नीचे आ जाएगा। और जो पदार्थ छन कर नीचे नहीं आएंगे, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ के साथ साथ उपयोगी पदार्थ छन कर जो नीचे आते हैं उन्हें फिल्टर्ड बोलते हैं। और जो यहाँ नहीं छन पाएंगे वो वापस अपवाही धमनिका लेकर चली जाएगी। ये ध्यान दें, ब्लड आया ब्लड गया, लेकिन ब्लड यहाँ पर जो आया वो दो भाग बढ़ गया। एक तो वो अपशिष्ट पदार्थ, तो कुछ उपयोगी पदार्थ छन कर नीचे आ गए, वो तो रक्त नलिका के इस भाग में आ गए। और जो पदार्थ छन नहीं पाएंगे, रक्त केशिकाओं में से छन नहीं पाएंगे, लाइक कोलाइडल भाग है, आरबीसी है या फिर प्लाज्मा प्रोटीन, ये छन नहीं पाएंगे तो ये नॉन फिल्टर्ड है, तो ये वापस से अपवाही धमनिका से लेकर चली जाएगी। ये कंफर्म। ओके, जो फिल्टर्ड पदार्थ है वो अभी यूरिन नहीं, सब फिल्टर्ड है क्योंकि इसमें अभी भी कई यूजफुल जो मैटर है सब्सटेंस पाए जाते हैं। ओके, तो अगला भाग अभी हम लोग आते हैं कोवैल्यूटेड भाग है। इसके पहले भाग को बोल सकते हैं पीसीटी। पीसीटी का स्टूडेंट प्रॉक्सिमल कोवैल्यूटेड, ये तो समझ जाएंगे, प्रॉक्सिमल कोवैल्यूटेड ट्यूबल्स। ओके, पीसीटी ये इसका समीपस्थ भाग है। तो बोमन संपुट की वृक्क नलिका का जो ये भाग है या वृक्क नलिका का ये जो भाग है गिरवा है वो एक नलिका में खुलता है जिसे बोलते हैं समीपस्थ। समीपस्थ कुंडलित नलिका के अगर बात हम करें, समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है ये मोटी होती है और ये आगे तो इसका ये ज्यादा बड़ी नहीं होती है। और इसका जो आंतरिक स्तर होता है, इसका जो आंतरिक स्तर जो आप लोग समझ पा रहे हैं, इसका आंतरिक स्तर घनाकार उपकला यानी घनाकार घन आकार कोवैल्यूटेड एपिथेलियम उपकला से आवृत होता है। ये एनाटॉमी बता रहा हूं, एनाटॉमी पढ़ा रहा हूं आपको। तो घनाकार उपकला से आवृत होती है। उपकला तो पोरे के वृक्क नलिका का आंतरिक स्तर की एक्चुअली उपकला यानी एपिथेलियम से कवर्ड होते हैं। तो ये घनाकार उपकला है और घनाकार उपकला के साथ से यहाँ पर सूक्ष्मांकुर यानी क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर। ये आप लोग बना के ला सकते हैं, फिर बना दो ये सब देखो आप समझ रहे हो। ये सूक्ष्मांकुर मैंने आपको अगर बताया इंटेस्टाइन पाए जाते हैं और जहां पर सूक्ष्मांकुर होता है आंतरिक स्तर में जहां सूक्ष्मांकुर होते हैं वो क्या काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर हम जानते हैं मूत्र निर्माण की क्रिया में रीएब्जॉर्प्शन होता है। वो अवशोषण की दर इन्हीं धनाकार उपकला के सूक्ष्मांकुरों की वजह से बढ़ जाती है और इन्हीं सूक्ष्मांकुरों से बनी संरचना को बोलते हैं ब्रूस बॉर्डर बोलते हैं। और ये ब्रूस बॉर्डर की वजह से यहां रक्त नलिका के इस समीपस्थ भाग में अवशोषण जो दर है वो लगभग 65 से 70% बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा अवशोषण की जो क्रिया होती है, मूत्र निर्माण का इंपॉर्टेंट चरण है, पहला है प्राणिश्चंदन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण। तो पुनः अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है मतलब क्षणिक पदार्थ में से उपयोगी पदार्थों का वापस से एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है, जो सबसे ज्यादा पीसीटी में होता है यानी रक्त नलिका के समीपस्थ कुंडलित भाग में। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं सर, समीपस्थ मैं लिखा था समीपस्थ कुंडलित नलिका। ओके सर, और यहां आप लोगों ने देख लिया कि यहां पर इन सूक्ष्मांकुरों की वजह से अवशोषण की दर सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ये संग्रह नलिका का
पीसीटी जो सरिमल कुंडलित भाग है वो आगे जाकर लूप में खुलता है जिसे हेनले का लूप कहते हैं। तो दूसरे भाग का नाम क्या है? हेनले लूप। हेनले लूप, ओके सर, इट इज डिस्कवर्ड बाय हेनले साइंटिस्ट। हेनले के लूप जो होता है इसको ये दो भागों में बटे हैं, दो भुजाओं में डिवाइड देख रहे होगा आप लोग। इसका जो शेप होता है यू आकृति का होता है, ओके सर, यू आकृति। इसमें दो भुजाएं होती हैं, एक नीचे गिरती और एक ऊपर उड़ती। तो नीचे गिरती जो भुजा है उससे हम लोग क्या होता है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग यानी अवरोही, ओके सर। एंड डिसेंडिंग लिम्ब यानी अवरोही भुजा, और दूसरी जो भुजा है उसे हम बोलते हैं असेंडिंग, असेंडिंग लिम्ब, आरोही। ये तो सर छोटी क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अवरोही और अवरोहण कोण पढ़ा होगा ये भुजा। अब सर जो अवरोही भुजा है, ये ध्यान, अवरोही भुजा का जो स्तर है, अवरोही भुजा का जो स्तर है वो एक्चुअली सल की उपकला, बस ये ध्यान देंगे आप लोग, सल की उपकला, सल की उपकला से आवृत होता है। और बाकी पूरे भाग जो है वो किससे आवृत होते हैं? घनाकार से। बस ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अवरोही भुजा का जो स्तर होता है वो थोड़ा सा मोटा भी होता है, और अवरोही भुजा जो है वो सल की उपकला से आवृत होती है। और अवरोही भुजा आगे जाकर एक्चुअली किसको बोलते हैं? आरोही भुजा में। और आरोही भुजा का जो आंतरिक स्तर है, जो स्तर है वो किससे गिरा होता है? घनाकार उपकला से। किससे? यहां पर भी किससे गिरा होता है? घनाकार उपकला से गिरा होता है, ओके स्टूडेंट, यानी आप समझ पा रहे हैं। और यहां पर सल की उपकला से। इसीलिए हेनले लूप की दोनों भुजाओं में अवशोषण जो होगा वो अलग अलग पदार्थों का होगा। ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझ लें कि यहाँ पर क्योंकि क्षणिक पदार्थ जो है उसमें उपयोगी पदार्थ भी है, लाइक जैसे मिनरल्स भी है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, वाटर है, विटामिन है, और ग्लूकोज भी है, यानी कई अमीनो एसिड्स हैं। ये जो क्षण का नीचा है, तो उन उपयोगी पदार्थों बार बार अवशोषण जो होगा यही होगा। तो अतः हेनले के लूप की इस भुजा में अवशोषण अलग पदार्थों का होगा, क्योंकि इसकी जो वृत्तीय स्तर है वो अलग पदार्थों के लिए विलय, सॉरी पारगम्य में इसके अलग, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग भुजा के बारे में बता दिया। अब जो असेंडिंग जो है यानी आरोही भुजा आगे जाकर वृक्क नलिका की दूसरी नलिका बोलते हैं, जिसे बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं? दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो यहाँ पर समझ पा रहे हैं। अब तीसरा भाग हम लोग यहाँ पर इसी का भाग है, उसे क्या बोलते हैं? कोरिलेटेड है, जिसे भी हमने क्या बोलता है? डीसीटी, सॉरी डीसीटी। सर डीसीटी यहाँ पर कौन है? डिस्टल, डिस्टल कोरिलेटेड ट्यूबल्स, दूरस्थ कुंडलित नलिका, सॉरी दूरस्थ कुंडलित नलिका, ओके सर। दूरस्थ कुंडलित नलिका जो है आरोही भुजा दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है, और ये वृक्क नलिका के बोमन समय दूर होती है, ये दूर जाकर खुलती है, दूरस्थ बोलते हैं। ये इसका आंतरिक स्तर भी घनाकार, किससे? घनाकार उपकला से आवृत होता है, बस ये ध्यान दें। लेकिन सूक्ष्माणुपुर सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? सर्वस्व कुंडलित नलिका में। अतः वृक्क नलिका के दूरस्थ भाग में भी लगभग बात अगर अवशोषण जो दर होती है वो लगभग 20 से 25% होती है। तो अवशोषण की क्रिया वृक्क नलिका की कुंडलित भागों में सभी जाकर होता है, और वृक्क नलिका का जो अंतिम भाग है उसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे जाकर कलेक्टिव ट्यूब, जिसे संग्रह नलिका कहते हैं, उसमें जाकर खुल जाता है। और एक संग्रह नलिका में अनेक वृक्क नलिकाओं के आप देख पा रहे हैं, ये एक अगर दूरस्थ है तो ये भी कौन है? दूरस्थ है, क्योंकि ये भी डीसीटी है, किसकी? दूसरी वृक्क नलिका की। तो अनेक वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ या डीसीटी भाग संग्रह नलिका में खुलते हैं, और संग्रह नलिका में जो पदार्थ यहां से छनकर यहां पहुंच जाता है अवशोषण के बाद, स्रावण के बाद, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। तो आखिरी भाग का नाम अभी आपने बोला कलेक्टिव, कलेक्टिव ट्यूबल्स, ओके स्टूडेंट, कलेक्टिव ट्यूबल्स। तो कलेक्टिव ट्यूबल्स में जो अपशिष्ट पदार्थ पहुंच जाता है उसे हम लोग अंत में क्या बोलते हैं? यूरिन, ये ध्यान दें। और संग्रह नलिकाएं आगे जाकर किसमें बोलती है? बेलिनी ट्यूबल्स में। किसमें? बेलिनी या बेलोनी कह सकते हैं, बेलिनी ट्यूबल्स में खुलती है, डिस्कवर्ड बाय बेलिनी साइंटिस्ट। और बेलिनी ट्यूबल्स यानी संग्रह नलिकाएं आगे जाकर खुलती है बेलोनी ट्यूबल्स, और ये जाके खुलती है कैलिक्स में, और कैलिक्स खुलती है पेल्विस, और पेल्विस एक्चुअल में किसके अंदर खुलती है? यूरेटर। ये आप समझ पा रहे होंगे। तो वृक्क नलिकाओं के इन भागों के द्वारा मूत्र निर्माण की क्रिया भी जनरली हम लोगों ने सर 15 से 20% पढ़ ली है, जो अगली टॉपिक पढ़ेंगे। अभी का हमारा टॉपिक क्या है? वृक्क नलिका के भागों का हम लोगों को मोर्फोलॉजी भी हमने पढ़ ली और एनाटॉमी पढ़ ली। एनाटॉमी का मतलब होता है इसके आंतरिक कौन कौन स्तर पाए जाते हैं। तो ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी। हेनले का लूप जो है
जीरोफाइटिक जो एनिमल्स होते हैं, मरुस्थलीय एनिमल्स होते हैं, उनमें बड़े और ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये जनरली आपकी वृक्क नलिका के भागों को एक बार वापस रिपीट कर दो। पहला जो भाग है मेलपिगी का है, मेलपिगी काय के दो भाग है, बोवन संपुट और ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस रक्त केशिकाओं जाल है, जो मैंने बता दिया। एक बात और बता दूं कि अपवर्त नलिका बाहर निकल के जो जाल बनाती है उसे परिनलिका जाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिनलिका। ये जो जाल देख रहे हैं ये परिनलिका जाल ही आगे जाएगा। वृक्क सिलिका में आती है, वृक्क सिलिका मिलकर आपस में क्या होते हैं? वृक्क शिरा जो वृक्क से बाहर निकलकर पश्चिम मासिका में खुल जाते हैं। तो ये जनरली हमारी बॉडी का एक प्रोसेस है। अब ये हम लोग आगे देख लेंगे। वृक्क नलिका का जो दूसरे भाग को बोलते हैं कुंडलित नलिका, और कुंडलित नलिका के भागों को बोलते हैं गिरवा कहते हैं, सल्बस कुंडलित नलिका कहते हैं। हेनले का लूप है, हेनले के लूप के दो भाग हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग भुजाएं। तो डिसेंडिंग जो भुजा है उसके अंदर ही केवल हमारा सल्की उपकला पाई जाती है, बाकी सभी भागों में घनाकार। तो इसको दिमाग में सेव कर लें। ओके, अवरोही भुजा, आरोही भुजा आगे जाकर किस दुरस्थ में खुलती है, दुरस्थ आगे जाकर किस खुलती है? संग्रह या कलेक्टिव नलिका में। कलेक्टिव नलिका आगे जाकर खुलती है बेलोनी ट्यूबल्स में। बेलोनी खुलती है कैलिक्स में, और ये कैलिक्स किसमें खुलती है? पैलिस। और ये सभी काम करते हैं वृक्क के अंदर होते हैं, सब किडनी में होते हैं, और ये सब किडनी में। और यूरेटर एक्चुअली मूत्र वाहिनी का जो प्रारंभिक भाग जो चौड़ा तो सी हम लोग पैलिस कहते हैं। वृक्क यूरेटर इसी मूत्र को लेकर मूत्राशय में इकट्ठा करती है, जिसे मूत्र त्याग के द्वारा बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच।